अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब एमिरेट समेत 8 ममालिक की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली इन कंपनीज़ में 19 पाकिस्तानी, 42 का ताल्लुक चाइना से और 4 मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज शामिल हैं। इसके अलावा भी दीगर मुल्क इसमें शामिल हैं, मसलन ईरान है, फ्रांस है, अफ्रीका है और बरतानिया की कंपनीज भी हैं जो इस पाबंदी की जद में आ रही हैं। अमरीकी हुकूमत का दावा यह है कि जिन इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो अमरीका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के मफादात के मुनाफी काम कर रहे हैं। इससे कबल अप्रैल 2024 में आपको याद होगा अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन करने के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान किया था। अमेरिका की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब यमन में हूती बागियों पर हमले की मनसूबाबंदी के ग्रुप में एक सहाफ़ी को शामिल करने का एस्टॉनिशिंग किस्म का इंकशाफ आया है। ये सहाफ़ी कौन थे और उनको किस तरह के ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था, हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। दी अटलांटिक मैगज़ीन के एडिटर इन चीफ जिनका नाम जेफरी गोल्डबर्ग है, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि उन्हें सिग्नल मैसेजिंग ऐप के एक इंतहाई अहम ग्रुप में शामिल कर लिया गया। उन्हें इस ग्रुप में शमूलियत की दावत कौमी सलामती के जो मुशीर हैं यूएसए में माइकल वॉल्स, उन्होंने दी थी। ग्रुप में कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स और नाइब सदर जेडी वैंस के अकाउंट्स भी शामिल थे। सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने यमन हमलों से मुतालिक ऐसी खुफिया फौजी मंसूबे देखे जिनमें असला की जो पैकेजेस थे उनके बारे में अहदाफ और हमले की जो औकात थे वो भी दर्ज थे। सहाफ़ी ये भी कह रहे हैं कि बातचीत बमबारी होने से 2 घंटे पहले हो रही थी। गोल्डबर्ग का कहना था कि अमरीकी हुकाम की किस्मत अच्छी थी कि उनके नंबर को ग्रुप में शामिल किया गया था। उनके मुताबिक कम अज़ कम ये किसी ऐसे शख्स का नंबर नहीं था जो कि हूतियों का हामी था, क्योंकि इस चैट ग्रुप में ऐसी मालूमात शेयर की जा रही थी जिसके नतीजे में इस ऑपरेशन में शामिल अफराद की जान को खतरा लाहक हो सकता था। सेनेट में डेमोक्रेट पार्टी के लीडर चक शुमर ने इस मिलिट्री इंटेलिजेंस की तारीख के सबसे बड़े लीक में से एक लीक करार दिया है और इस मामले की तफ्तीश का जो मुतालबा है वो कर दिया है। सेनेट की जानिब से बुला लिया गया है अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को और CIA के डायरेक्टर को भी बुला लिया गया है। वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जिस सिग्नल ग्रुप चैट में ये सहाफ़ी को शामिल किया गया था इसमें किसी किस्म की कोई खुफिया मालूमात शेयर की गई थी। सदर ट्रंप और उनके वाइट हाउस की टीम ने भी साए तनाज़े को सदर के कारनामों से तवज्जो हटाने की एक मरबूत कोशिश करार दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने कौमी सलामती के जो मुशीर हैं उनका दिफा करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक छोटी सी गलती थी जिसका हुकाम पर कोई जो उनका काम है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। माइकल वॉल्स ने सबक सीख लिया है, वो एक अच्छे आदमी हैं। ईरानी सदर ने मीनवाइल जो और सिचुएशन हो रही है वो भी हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो हूती बागियों का जो ताल्लुक है ईरान से जोड़ने से बाज आ जाएं और ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो फिर वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्हें भी देखिए। गाज़ा पर हालिया दिनों में इसराइल ने फिर बमबारी की जिसमें 700 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। यूरोपीय यूनियन गाज़ा में अमन बहाली की कोशिश करती नजर आ रही है। इस हवाले से यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी चीफ ने मगरबी किनारे का दौरा किया और मुतालबा किया कि गाज़ा की इमदाद बहाल की जाए। लेट्स वॉच इट। जनरल साहिब महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बिकॉज आप इंटेलिजेंस को अच्छे तरीके से समझते हैं या सिक्योरिटी ब्रीच को समझते हैं, जो अमरीकी सहाफ़ी जिस सिग्नल ग्रुप का हिस्सा थे और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बाकायदा गुफ्तगू हो रही थी इस हमले की, ये कितना बड़ा ब्रीच है आपकी नज़र में? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि एक छोटी सी गलती थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इम्पैक्ट होता है ऐसे इवेंट्स का या जो चीज़ें हो जाती हैं वो इवेंट्स होने के बाद उसकी रिपरकशंस ये होती है कि वो एक नई स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को या एक नई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को जन्म देती हैं जी। और कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कई ऐसी पावर्स होती है जो उनका पूरा फायदा उठाना चाहती हैं। उनसे कई तो वो पावर्स होती है जो डेलिबरेटली इन चीज़ों के पीछे होती हैं जो इवेंट हो रहे होते हैं और वो बाय डिज़ाइन करवा रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटजी को आगे ले जाने के लिए और इवेंट से फर्दर एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए। ऑफ कोर्स जैसे आपने पास में भी देखा 9/11 का जैसे एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, वो भी इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर था। लेकिन इस तरह के कोई और करता शायद तो प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई भी फॉर दैट मैटर किसी और मुल्क में जो हो चुका था तो शायद इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेते। प्रेसिडेंट ट्रंप का भी इशू ये है कि वो इंडिविजुअल बेस्ड उनकी वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डील करते हैं। वो उनके कोई प्रिंसिपल्स इस तरह या कोई एक फॉर्मल वे ऑफ टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट समबडी के ब्रीच होगी तो ABCD जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, वो ऐसा है नहीं जी। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल
But General साहब, how naive do you have to be to understand कि ये यहाँ पे बात नहीं करनी है, इसमें कौन शामिल है? ये तो इससे जो अब क्रिटिसिज्म हो रहा है कि शायद जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं और इससे ख़तरा है दुनिया को भी और अमेरिका को भी। वो पहले लगता था कि बड़ा एक किस्म का एग्जैजरेटेड क्रिटिसिज्म है, बट इस वाक़े के बाद आपको ये क्रिटिसिज्म कैसा लगता है? जी बिल्कुल, क्रिटिसिज्म में देखिए जान तो है जी, ये नहीं है कि क्रिटिसिज्म में जान नहीं है, एक ब्रीच है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। प्रेसिडेंट ट्रंप का देखें जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी हमको इतने अच्छे, मैं तो पर्सनली आई डोंट फील के इनके इतने अच्छे रवाबित है, या प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, और गवर्नमेंट की जिस तरीके से राइट साइजिंग डाउन साइजिंग करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को टारगेट किया है, इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया है, यूएस के जो प्रोग्राम्स हैं खासतौर पे फाइनेंशियल फील्ड में उनको टारगेट किया है, तो बहुत सारे लोग विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स मेकिंग यूएस ग्रेट अगेन का उन्होंने नारा तो लगा दिया है, लेकिन विद इन द स्टेट ऑल्सो उन्होंने अपने बहुत से एनिमीज जो है वो क्रिएट कर लिए हुए हैं जी। तो जो लोग भी, जो सर्कल भी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इदारे स्ट्रेस में होंगे, वो ऑफ कोर्स पूरी कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जहां से भी ब्लो दे सकते हैं वो एक उनको एक झटका लगाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म भी होगा, और मैं ये पहले भी एक दफा प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहले 2.5 years हैं, दिस विल बी फुल ऑफ सरप्राइजेस, और उसके बाद ऑफ कोर्स वो सेकंड इलेक्शनिंग मोड में चला जाता है अमेरिका। वो एक पॉलिटिकल है, वैसे भी उनका एक ही टेन्योर है अभी ये। तो विद इन दिस यूनाइटेड स्टेट्स देयर आर मेनी पीपल जो उनके क्रिटिक है, कुछ इफेक्टिव हैं, कुछ अभी देखेंगे आप लॉ मेकर्स भी जो आप वेरी सून देखेंगे कि दे विल स्टार्ट स्पीकिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ट्रंप। तो उनको एक मौका मिला है, ऑफ कोर्स उनकी क्रिटिक में वजन है जी, और उनको एक मौका मिला है प्रेसिडेंट ट्रंप को एक नीचा दिखाने का, या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वैसे भी बहुत सीरियस क्वेश्चंस आ रहे थे जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जब सिलेक्ट की उस वक्त से भी। और आपने देखा होगा कि इनकी जो हेयरिंग्स थी उनके बीच में भी बहुत सख्त से सख्त सवाल किए गए, और स्पेशली इनकी जो सिक्योरिटी टीम और इंटेलिजेंस टीम है, दे विल कंटिन्यूअसली दे विल रिमेन अंडर द स्क्रूटनी जी। ये तो थंब के नीचे रहेंगी अपने क्रिटिक्स के भी विद इन भी, और यूरोप भी ऑफ कोर्स इज नॉट हैप्पी विद द प्रेसिडेंट ट्रंप्स पॉलिसीज, इसलिए आपने देखा होगा कि यूरोप से भी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज इन डिफरेंट डोमेन्स आ रहे हैं। वहाँ हम 1 मिनट के लिए अपने आप को क्रेडिट दे देते हैं कि हम कहते हैं कि हम एक ऐसे रीजन में जहाँ तरक्की नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की कोई बात पाकिस्तान में तो कभी नहीं सुनी। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत 8 ममालिक की तकरीबन 70 कंपनियों पर पाबंदी आयद की है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका पाक यूएस रिलेशन पर? देखिए, पाक यूएस रिलेशंस तो अनफॉर्चुनेटली हम अगर फरिया ये कहें कि बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप है या बहुत ही आइडियल, तो वो ऐसा तो है नहीं जी। पाकिस्तान हमेशा जो है वो हमारी जो स्टोरी है ये टू एंड फ्रो डिफरेंट मोड्स में सीसा का ये गेम थी, कभी बहुत अच्छी हो जाती है। बेसिकली आवर स्टोरी इज टोटली डिपेंडेंट रही है जी, जो अमेरिकन इंटरेस्ट इन द रीजन और पाकिस्तान के बीच में रहे हैं जी। तो जब तक रीजन के बीच में थे एक्सेप्टेंस रही है पाकिस्तान की, उनके रीजन में जब तक इंटरेस्ट थे तो पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस रही है। जब इंटरेस्ट नहीं होता तो आर्म ट्विस्टिंग, कोर्जन, दिस इज देयर पॉलिसी। फिर अपना देखिए अमेरिका का अपना एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जी, उसका भी एक कंपटीशन है, और खासतौर पे पाकिस्तान की जब कोलैबोरेशन चाइना के साथ हो जाती है या रशिया के साथ हमारे थोड़ा सा वार्म अप होना होता है, तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से पाबंदियां लगती रहती है। हमारा जो इवन कि हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम रहा है, हमारा जो न्यूक्लियर, इट इज अ पीसफुल प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम हमारे पीसफुल है, एंड दीज आर टोटली विद रिस्पेक्ट टू आवर इश्यूज विद इंडिया जी। इंडिया स्पेसिफिक है और हमारा कोई ऐसा इशू नहीं रहा। पिछले दिनों आपने देखा होगा, जिसका आपने शायद थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया, 2024 में हमारी 3 कंपनियों पे मिसाइल प्रोग्राम के साथ अटैच थी, उन पे रेंज के इश्यूज थे, और उन्होंने क्रिएट क्या नैरेटिव किया कि जी ये इजराइल को या अमेरिकन इंटरेस्ट को शायद टारगेट करे। पाकिस्तान के कोई अज़ाइम नहीं है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। अब देखिए डेटरेंस की बात है, डेटरेंस हमने तो अचीव करनी है जी। अब हमें क्या पता कि इंडिया कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करे, सी में कहां चले जाएं, किस रेंज में चले जाएंगे, जहां जहां से इंडिया में टारगेट करेगा पाकिस्तान ने परसू करने। बहरहाल दिस इज अलार्मिंग डुअल फेस वर्ल्ड है जी, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी कैपेबिलिटी, ये जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है, इंडिजिनस है,
ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स तो दाएं बाएं से आपको लेनी होती है, ये मिलती भी रहती है, बट एनीवेज पाकिस्तान कैपेबल है कि अपने प्रोग्राम को न सिर्फ मेंटेन कर सके बल्कि फर्दर भी कर सकते हैं। राइट, सो जो इजरायली वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि गाजा के मजीद कुछ इलाकों पर उन्हें कब्जा कर लिया है, वो वार्निंग दे रहे हैं कि हमास अगर यरगमालियों को रहा नहीं करेंगे, वो ऑब्वियसली वो तो मुआहदे की ब्रेक करने की वजह से नहीं कर रहा, बट दे सेइंग कि हम कब्जा करते जाएंगे और इलाके पर। अब फिर क्या ऑप्शन है फ़लस्तीनियों के पास? देखिए फरिया, फ़लस्तीन के पास तो ऑप्शन, मुझे कोई ऑप्शन पहले कौन सी उनके पास ऑप्शन थी जो उन्होंने ब्रेक कहा है, उनके ऑप्शन यही है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट में कि एक अरब वर्ल्ड यूनाइटेड फ्रंट दे, एक यूरोप की तरफ से अभी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हुई है क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन लॉसेज इतने ज्यादा है और इतनी ग्रेव सिचुएशन है वहां के कि एटलीस्ट उनको थोड़ा सा वो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसको वॉर को जो मुआहदा है, मुआहदे की रिस्पेक्ट इजराइल की तरफ से तो पहले दिन से कोई नहीं हुई जी। जो वॉर के बीच में सीज फायर भी हुआ था उसको मैं हमेशा कहता हूँ ये बेसिकली एक ऑपरेशनल पॉज ही था जिसमें उन्होंने अपनी रिफिटमेंट की है और अपना परसू करते रहे। ये तो एक, अब चूंकि दो चीजें हो रही है जी, एक तो गाजा के अगेंस्ट जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, नेतन्याहू के जो प्रोनाउंस तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो परसू कर रहे हैं, एंड सेकेंडली नॉट डोमेस्टिकली नेतन्याहू के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया जी उसकी पॉलिटिक्स का, क्योंकि वहां पे जो इनके लवाकिन थे, जो लोग वहां से जिनके बारे में रिलीज के बारे में वो कोशिश कर रहे हैं उनका भी, और डोमेस्टिक पब्लिक का भी प्रेशर नेतन्याहू की इस पॉलिटिक्स पे आ रहा है, और फार राइट जो है पार्टी जो की, क्योंकि कोलिशन है ऑलरेडी, एक बड़ी वीक गवर्नमेंट है, तो कोलिशन के ऑलरेडी पार्टनर्स बाहर निकल गए थे इस डील से, अगर आपको याद होगा इनके जो मिनिस्टर्स थे कुछ और इनकी जो पार्टीज थी, तो वो भी इन पे प्रेशर करती हैं। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी एड्रेस कर रहे हैं और अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी परसू कर रहे हैं। तो फ़लस्तीन के पास अनफॉर्चुनेटली, जब आप फ़लस्तीन देखें ना डायलॉग में शामिल था सही करके, तो ना बातचीत में शामिल कर रहा था हुआ था, तो इफ यू आर नॉट इन द रूम जी, यू आर इन द मेन्यू, तो फिर तो आप समझ लें कि जब तक उसकी पार्टिसिपेशन वैसे नहीं हुई है, ना उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन सही हो रही है, तो उसकी तो कोई बातचीत, मुझे आई डोंट थिंक उनके पास ज्यादा लीवरेजेस है, अनटिल अनलेस उनकी लीवरेजेस किसी कोलिशन से, किसी ब्लॉक से या वेस्ट से, या जो हमारा अरब वर्ल्ड है, दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुस्लिम वर्ल्ड जो है, अगर इनकी कोई यूनिटी हो जाती है तो एटलीस्ट ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। बट जो कम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन और जो सपोर्ट इस वक्त नेतन्याहू को यूएस से हासिल है, वो भी प्रॉब्लली उनको एम्बोल्डन करती है कि वो अपनी इस तरह की पॉलिसीज को जारी रखें। थैंक यू सो मच जनरल ज़ाहिद महमूद फॉर जॉइनिंग अस।